हाय पीपल। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। चश्मा खराब हो गया, मुझे नया भी लेके आना है। आ या सो वेलकम बैक टू द चैनल। आई गेस सबको मुझे वेलकम बोलना चाहिए। मैं काफी ज्यादा टाइम के बाद आ रही हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे एक दो के मैसेजेस भी आए थे कि दीदी कब सीयूटी ज्योग्राफी का लेके आओगे। लेकिन ये मैं लेके आई हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं कैसे कनेक्ट कर दूं अपना। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत बता दूं कि हम आज क्या करने वाले हैं। हम आज लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर के चैप्टर कवर करेंगे, जो कि आपके सामने पीडीएफ खुली हुई है। ठीक है। उससे पहले बिकॉज आप लोगों का ये सब प्रेपरेशन फेज शुरू हो गया है, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। 7 अप्रैल हो गई है, ये वीडियो भी 7 अप्रैल को चली जाएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियो शूट करने की 4-5 अप्रैल से, बट जो जो टेक्निकल एरर आ रहे हैं वो तो माय गुडनेस। लेकिन आज फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है। आज हम वीडियो शूट करेंगे। उससे पहले जो मैंने अभी ये 2-3 दिन में चीज़ें थोड़ा सा ऑब्जर्व करी, नोटिस करी, उससे मुझे क्या चीज़ पता है, क्या पता चली, जो चीज़ मैं 12th क्लास में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करती थी। ये तो हमारी पूरी पीडीएफ है। सेकंड हमारे पास शायद इसमें लास्ट में होगी स्पेस। लास्ट में स्पेस है हमारे पास, या यहाँ पे हमारे पास स्पेस है। तो मैं ना तुम लोग को एक ना चीज बताती हूँ। मैं दिख रही हूँ ना? एक सेकंड, मुझे ओबीएस में जाकर देखने दो। हम्म, मैं कहीं ओके ओके ठीक है। ये एक्चुअली ना वाईफाई कनेक्शन बहुत वैसा है, तो ना ये मेरी ना वीडियो बार बार लैग हो रही है। खैर कोई बात नहीं। हम अपने काम के बात के ऊपर आते हैं। आई होप मैं तुम सबको दिख रही होंगी। अगर मैं नहीं दिखूंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना कि आप नहीं दिख रहे थे, और आप दिखते दिखते आप फिर बंद हो गए थे। ठीक है। हाँ, कहाँ थे? हाँ, यहाँ पे। मैंने एक चीज ना जो बहुत ही ज्यादा जब मैं 12th क्लास में थी तब भी मैं नोटिस करती थी, और ये वाली चीज मैं सबको बताती भी थी कि 12th क्लास में भी ना लाइक हम लोग रिवीजन वगैरह करते थे। फ्रेंड्स वगैरह, मतलब मेरी तो बस एक ही फ्रेंड थी, तो हम ना कॉल के ऊपर थोड़ा बहुत ऐसे रिवीजन करते थे, नॉट लाइक हार्ड कोर वाला, बट थोड़ा बहुत हम करते थे। इसे मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ में यहाँ बना रही हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब मैं तुम्हें आज एक बहुत बढ़िया सी चीज सिखाऊंगी कि जो मेहनत का जो ग्राफ होता है ना, और ये वाली चीज मैंने अभी सीखी, कुछ 2-3 दिन जो ये मेरे ओबीएस और ये पूरे सिस्टम के साथ जो भी चीजें चल रही थी, तो मैंने चीज सीखी क्योंकि मुझे भी आउटकम नहीं आ रहा था। एंड आई गेस अभी भी काफी लोग के साथ ये वाली चीज हो रही होगी कि यार मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, हर एक चीज लगा रहे हैं, बट हमारा आउटकम ही नहीं हो रहा। किसी का है ना, स्कोर नहीं बढ़ रहा। किसी को लग रहा है कि यार मैं तो जहां थी वहां पे ही रह गई। तो आउटकम तो सेम है, लेकिन जो तुम इनपुट डाल रहे हो वो तुम कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हो। और वही जो बेबी स्टेप्स हैं, उससे तुम कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे हो। मान लो तुम्हारा सीबीटी है ना, मान लो कि पहले वो वाले नीचे जो 2-3 जो बटन होते हैं, मार्क एंड रिव्यू, सबमिट, नेक्स्ट, उन सबको नहीं देखा होगा। 2-3 मॉक टेस्ट दिए, गलतियां वगैरह निकली, तो फिर देखा कि हाँ वो भी ऐसे कोई चीज होती है, तो मतलब लेकिन उससे कोई ड्रास्टिक आउटकम नहीं आया। बट ये जो बेबी स्टेप्स थे, उससे तुम्हारी जो जर्नी है वो आगे बढ़ रही है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर कोई अभी डिमोटिवेट हो रहा है, किसी मार्क्स नहीं बढ़ रहे, या और भी किसको बहुत ज्यादा एनजाइटी हो रही है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तो हमेशा याद रखना है, जो मेहनत का जो ग्राफ होता है ना, मेहनत का ग्राफ ना ऐसे जाता है। ये वाली चीज मैंने 11th क्लास में सीखी थी। कोई तो कोई वीडियो थी, वहां से मैंने, या पता नहीं, लेकिन मैंने वहां से सीखी थी कि मेहनत का ग्राफ ना ऐसे जाता है। ये तो लाइन थोड़ी ढंग से नहीं बनी, बट ये ये वाला जो फेज होता है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा होता। यार मेरा तो कुछ आउटकम ही नहीं आ रहा, और तुम कॉन्टिन्यूसली तुम अपना एफर्ट डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो। एक बार वो ऐसा है, जो थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है ना, ये जब क्रॉस होता है ना, तो एकदम से फिर ग्राफ ऊपर चला जाता है। एंड दिस हैपेंस, दिस हैपेंस।
इसलिए अभी अपना हार्ड वर्क जारी रखो, मैं भी जारी रख रही हूँ। एंड इवन जब मैंने अभी एक अपना प्रॉपर स्केड्यूल बनाया था, मैंने उसमें हैशटैग पता है क्या दे रखा है? मेरे बोर्ड पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख रखा है वर्क लाइक अ CUET एस्पिरेंट। क्योंकि मुझे अभी जो अड्डा 247 है कोचिंग, लाइक एडटेक कोचिंग, तो उन लोगों ने बुलाया था बिकॉज मैं वहाँ की पेड बैच की स्टूडेंट थी, 2024 बैच। तो उनके कुछ ऑफलाइन सेंटर्स वगैरह खुल रहे थे, तो फिर वहाँ पे बुलाया था। और वहाँ पे जब मैंने बच्चों से इंटरेक्ट करा तो बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे, वो आंसर करे, तो वो इतना होलसम था। और मुझे इतना उन बच्चों को देख देख के मुझे मोटिवेशन है कि यार ये लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। और कभी आता है कॉलेज में जब हम आते हैं ना, तो वो हम ना काफी चीजें कर रहे होते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। सो या मैंने ये हैशटैग डाला हुआ है, सो ऑल द CUET एस्पिरेंट्स, तुम लोगों से मैं मोटिवेट हो रही हूँ, इसलिए तुम तो अब अच्छे से पढ़ाई करते रहो, तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, और अच्छे से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस वगैरह करो, और तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो आज हम ये अपना चैप्टर फाइनली शुरू करते हैं, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। या स्पेसिफिकली जो चीज़ मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी के पेपर्स में देखी है अभी तक, चाहे वो मॉक टेस्ट ले लो कोई कंपनीज के, या PYQs देख लो, तो वो ना वो मोस्टली ऐसे ना मतलब स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा है। मतलब मुझे पर्सनली फील होता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में इंसान समझाए तो समझाए क्या। ठीक है। मतलब आई गेस ये हम, मतलब इसमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है। एक बार तो हम लोगों ने खुद पढ़ लिया, तो प्रैक्टिस इसमें ज्यादा चाहिए होती है। बट यस, वन शॉट रिविजन्स मैं चैप्टर्स के इसलिए लेके आ रही हूँ, वो भी NCERT वाली। मैं चाहूँ तो PPT बना सकती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम बार बार NCERT को देख रहे होते हैं ना, तो हमें ना उसके पॉइंटर्स बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। ठीक है। सो तुम लोग को पता ही है कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट MCQ आएगा। एक सेकेंड। सो डायरेक्ट MCQ आएगा। मैच द फॉलोइंग आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है, पैसेज आ सकता है। यही सब 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं CVT में। अब इस चैप्टर को हम फटाफट निपटाएंगे, इसमें इतना ऐसा कुछ खास है नहीं। और प्लस बोर्ड्स खत्म हो गया तो मैप भी चला गया है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बाकी हम इस चैप्टर को निपटाते हैं, ठीक है। सो जो लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर है, ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? देखो, ये लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर इंडिया की आपको बात बता रहे हैं, ठीक है। कि इंडिया में जो हमारे पास लैंड है, एक तो हमारे पास लैंड बहुत लिमिटेड है, उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं। मेन फैक्टर पॉपुलेशन का है। अब वो अब उन फैक्टर्स के कारण हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कैसे जो लैंड है उसको कैटेगराइज करा है। ठीक है, हम यहाँ पे नीचे 7-8-9 कैटेगरीज कुछ ऐसे पढ़ेंगे। फिर इंडिया में क्रॉपिंग सीजन कैसे चल रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है। फिर कुछ कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो हमारे सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स समझ लो, अनाज और फूड ग्रेन्स, है ना, कैश क्रॉप्स, इन सब का जिक्र है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड होता है। उसके बाद इस चैप्टर के लास्ट में है कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ कैसे। मतलब सबसे पहले तो हम लैंड रिसोर्सेज को हमने प्रॉपर स्टडी कर लिया चैप्टर के फर्स्ट हाफ में, कि लैंड रिसोर्सेज क्या है, कैसे है, उसका लैंड यूज कैसा है, कितने कितने टाइप की कैटेगरीज में वो डिवाइडेड है। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है, क्योंकि वो डायरेक्टली लैंड से एसोसिएटेड है। आज की डेट में इंडिया में लैंड में कौन कौन सी चीजें उगाई जा रही हैं, ये सब चीजें हमने पढ़ ली। उसके बाद फिर हम एग्रीकल्चर पे आएंगे। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछती हूँ, जो एग्रीकल्चर होता है वो क्या सिर्फ फार्मिंग होती है? इसका मुझे आंसर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, एग्रीकल्चर क्या सिर्फ फार्मिंग होती है? चाहे कहीं से भी सर्च करो, बट मुझे इसका आंसर बताना। खैर, फिर हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को देख रहे हैं इंडिया की 1947 के बाद हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे कैसे हमने उसको फेस करा। फिर हम कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या लूप होल्स हैं इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम में, जो इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। अंडरस्टूड। ये हमारे चैप्टर का ओवरव्यू रहेगा। अब इसके अंदर जो मेजर चीज जो बच्चों को बहुत परेशान करती है, दैट्स द फैक्ट्स। फैक्चुअल डेटा इसमें है।
बिकॉज यू नो आपके बीच में सीरियल्स आ रहे हैं, क्रॉपिंग वो सॉरी सीरियल्स आ रहे हैं, फूड ग्रेन्स आ रहे हैं, कैश क्रॉप्स आ रहे हैं, तो कौन सी कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रही है, इंडिया का क्या स्टैंड है, उनको कौन कौन से उन्हों क्राइटेरिया चाहिए होते हैं उनकी ग्रोथ में, ये सब चीज़ों को हमें याद करके रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, और ये वाली चीज़ बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई होगी। जो भी अभी तुम ये सीरियल्स वगैरह को देखोगे ना, तो इसके छोटे छोटे से पॉइंट्स, ठीक है, और ये वाले पॉइंट्स बनाओगे कैसे, जैसे मान लो राइस है, उसको ऐसे गोले में ऐसे लेके आ जाओ फ्लो चार्ट के हेल्प से, और इसके यहाँ 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 ऐसे 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 पॉइंट्स, ठीक है, मतलब इससे कौन सा डायग्राम कहते हैं, रेडियल डायग्राम। सो ये रेडियल डायग्राम की हेल्प से तुम इसे बनाओ, और अपने जहाँ पे तुम पढ़ते हो, सोते हो, छत के ऊपर भी चाहे लगा दो, अगर छत थोड़ी सी नीचे है ना, छत के ऊपर भी कुर्सी के ऊपर लगा दो, ठीक है, ताकि जब तुम सो तो तुम्हें याद रहे। बात करते हैं लैंड यूज कैटेगरीज की। हमारे देश में लैंड को कैसी कैसी कैटेगरीज में बांटा गया है, कौन कौन उसे बांटता है। जो लैंड यूज रिकॉर्ड्स होते हैं वो कौन मैनेज करता है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, याद रखना, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। The land use categories add up to reporting area, ठीक है, which is somewhat different from geographical area। अब ये रिपोर्टिंग एरिया और जोग्राफिकल एरिया आएगा, मतलब मैं श्योर नहीं कह सकती, बट मैंने इसे कुछ मॉक टेस्ट में देखा था अपने टाइम में। सो ये स्टेटमेंट मैं दे देते थे, रिपोर्टिंग एरिया है, जोग्राफिकल एरिया ये है, आप इसको बताओ। सो रिपोर्टिंग एरिया, देखो यार जोग्राफिकल एरिया तो नाम से समझ में आ रहा है कि अगर मान लो, जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, सिटी ए है, उसके पास 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है, तो वो है, अगर चाहे तुम उसके ऊपर चाहे तुम जितना भी सर्वे कुछ भी, वो नहीं बढ़ेगी, उतनी ही है वो आपका जोग्राफिकल एरिया है। रिपोर्टिंग एरिया क्या है, रिपोर्टिंग एरिया हमारा लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट मेजर करता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा है कि भाई रिपोर्टिंग एरिया, देखो जोग्राफिकल एरिया में आपका सब कुछ आएगा, वो वाला लैंड भी आएगा जो अभी इतना यूज में नहीं है, वो वाला लैंड भी आएगा जो अभी कल्टीवेशन में है, वो वाला लैंड भी आएगा जो आपका नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में है, बट रिपोर्टिंग एरिया में ऐसा नहीं होता। अब मान लो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं जी, सिटी ए में तो रिपोर्टिंग एरिया जो है ना, वो तो बस 5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, सॉरी 5,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। फिर अगले साल वो कहता है नहीं नहीं वो तो अब नो, मतलब रिपोर्टिंग एरिया आपका चेंज हो रहा है, बट जोग्राफिकल एरिया आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। द सर्वे ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग जोग्राफिकल एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन इंडिया, ठीक है। और हैव यू एवर यूज्ड अ मैप प्रिपेयर्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया, नहीं यार ये तो यूज नहीं करा, सर्च करें क्या, सर्च करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया का मैप कौन सा है, अच्छा ठीक है, ये डिस्प्ले कैप्चर हो रहा है ना, गुड, मैं सब विंडो कैप्चर ना हो, सर्वे ऑफ इंडिया मैप, मैंने भी नहीं देखा शर्म आनी चाहिए, सेकंड ईयर में आ गई हूँ तो सर्वे ऑफ इंडिया का मैप, अच्छा, हाँ सर्वे ऑफ इंडिया का मैप, क्या है ये, इतना, ओह इसकी क्या हालत बना रखी है, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा, अच्छा मतलब इसमें मार्क वगैरह कर रखे हैं, अच्छा आई, बट देखो यार जितना मुझे इससे समझ में आया है, आई गेस सर्वे ऑफ इंडिया इज लाइक कि, पता नहीं क्या मतलब होता है इसका, तुम लोगों को समझ में आया तो मुझे बताना, सर्वे ऑफ इंडिया का मैप क्या है, मतलब यही सब मुझे अब अभी तो मुझे बस यही वाली से पिक्चर्स दिख रही हैं, बहुत ज्यादा मार्क करा हुआ है उसमें, तो अगर जो जो फैक्टर्स ये लोग कंसीडर करते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा, है ना, सर्वे ऑफ इंडिया का मैप। हमारे इतने काम का है नहीं, बट हाँ डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें हर एक चीज को पता होना चाहिए। Okay, the difference between the two concepts are that while the former changes somewhat depending on the estimates of land revenue department, former यहाँ पे reporting area की बात हो रही है, reporting area, the latter does not and stays fixed as per Service India measurements। geographical area आपका change नहीं होता। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है
कि जो रिपोर्टिंग एरिया है उसे कौन मेजर करता है और जोग्राफिकल एरिया को कौन देखता है। तो जो रिपोर्टिंग एरिया है वो मैनेज करता है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और जो जोग्राफिकल एरिया है वो करता है सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, द लैंड यूज कैटेगरीज एज मेंटेन इन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट बना रही थी उसके कौन कौन सी कैटेगरीज है ये हमारे सामने है। तो हमारा फर्स्ट है फॉरेस्ट। ठीक है, सो अब इसमें भी डाइकोटमी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एरिया अंडर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज डिफरेंट फ्रॉम द एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट। जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है वो जो जो डिपार्टमेंट जगह को एज अ फॉरेस्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पे फॉरेस्ट बनेगा उससे डिफरेंट होता है। जैसे मान लो सरकार कहीं पे ऐसे बोलती है ना कि ये वाला एरिया तो अब हमने फॉरेस्ट के लिए दे दिया, अभी फॉरेस्ट बनेगा, क्या वो फॉरेस्ट बना? और जो एरिया एक्चुअल में फॉरेस्ट है वो तो है ही फॉरेस्ट, तो उसमें ये वाली चीज डिफरेंस आती है। द लैटर इज द एरिया विच गवर्नमेंट आइडेंटिफाई हैज आइडेंटिफाइड and demarcated for forest growth. The land revenue records are consistent with latter definition. Latter definition मतलब यही वाली, ठीक है, जो गवर्नमेंट बोल रही। Thus there may be an increase in this category without देखा 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 loophole, loophole of in क्या बोलूं मैं, इंडियन सिस्टम। वही वाली बात है ना, सरकार ने बोला ये वाली जमीन जंगल बनेगी, क्या वो बगीचा ही बन पाई? क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, चलो इसमें से आई गेस क्वेश्चन वो आपके सीयूटी वगैरह के लिए आ सकता है। बैरन एंड वेस्टलैंड सबको पता है, वो वाले लैंड जिसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता, मतलब वेस्टलैंड। देखो कोई भी लैंड ऐसे वेस्ट नहीं होता, ठीक है, वो बस ये हो जाता है उसके कुछ कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं। मैं कॉफी पी लूं। हम्म। पहले मैं ना लेक्चर लेती थी ना तो बिना पानी के बिना कुछ के लेक्चर लेने के बाद 2 घंटे तक ना मेरे से बोला भी नहीं जाता था। बट अब मैं अपना प्रॉपर तैयारी करके रखती हूँ, मेरे पास यहाँ पे कावा भी है सी, लेकिन यहाँ पानी नहीं है तो ठीक है। बट मैं प्रॉपर अपनी तैयारी करके रखती हूँ कि मैं कहीं लेक्चर लेने के बाद फिर से ऐसे बैटरी में डिस्चार्ज ना हो जाए। या सो बैरन एंड वेस्टलैंड, तो बैरन एंड वेस्टलैंड देखो कोई भी लैंड वेस्ट नहीं होता, लेकिन बात बस वही वाली चीज है कि कोई कोई लैंड नेशनल फैक्टर्स की वजह से, मान लो बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका या ये सब चीजें हैं, तो वहां पे उसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है ना, कल्टीवेशन नहीं हो पा रही। अब पहाड़ी इलाकों में इंडस्ट्रीज भी सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है, जो दलदली एरिया होता है वहां पे आपके रेलवेज नहीं बन सकते। सो वो वाली चीज है। और या सो ये सब वेस्टलैंड वगैरह को भी हम जो टेक्नोलॉजी वगैरह होते हैं उससे थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं। बाकी वो जो रीजनल लेजिस्लेचर होता है उसके ऊपर होता है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस सबको पता है, ये जो हमारे बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आजकल तो जो कल्टीवेबल लैंड है उसे भी नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में डाला जा रहा है, विच इज नॉट गुड। खाना कहाँ से आएगा? बट या सो इसमें ये वाली चीज बहुत अच्छे से मेंशन है कि जब भी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स किसी भी कंट्री में डेवलप होंगे तो फिर हमारा ये वाला जो कैटेगरी है इसका यूसेज बढ़ेगा। एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। मैं तो बचपन से एनसीआर में रही हूँ तो मैंने ये वाली चीज इतना देखी नहीं है। बट जब मैं हिमाचल जाती तो हाँ, मतलब कुछ कुछ जो एरियाज है वो सरकार ने या वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं उसे, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती है, उन्होंने फिक्स कर रखे हैं कि यहाँ पे बस आपका पैस्चर्स है, यहाँ बस आपकी ग्रेजिंग होगी। सो ये ओन कौन कर रहा है? ये पंचायत कर रहे हैं। ठीक है, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन लैंड्स प्राइवेटली ऑन, मतलब कोई यहाँ पे प्राइवेट वगैरह किसी की भी ऐसी नहीं होता कि यार ये मेरी जमीन है, सॉरी, क्योंकि किसी की जमीन होगी फिर वो किसी दूसरे के जानवर को वहां पे ग्रेजिंग करने क्यों देगा, है ना। और ये जिसमें लिखा था लैंड ओन्ड बाय विलेज पंचायत कम अंडर सीपीआर, कॉमन प्रॉपर्टी सोर्सेस। सीपीआर का आपका पीवाईक्यू भी आया था, इसको हम आगे पढ़ेंगे। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया। नेट जोन एरिया क्या होता है? ये आपका है, जमीन है, ठीक है, तो मान लो कि अभी 2026 है, मैं किसान हूँ, ठीक है, खैर
मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पे एक पौधा लगाने तक की जगह नहीं है, किसान तो बस ठीक है। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, मैं किसान हूँ और मैंने उगाए, क्या उगाए मैंने, मैंने चावल उगाए, ठीक है। और ये जो चावल है, ये मैंने यहाँ यहाँ पे उगा दिए। अरे वैसे भी चावल उगाने का सीजन चल भी रहा है ना, सोइंग अभी होती है ना, बिकॉज चावल खारिफ क्रॉप होती है ना, या फिर शायद हो गई होगी, हाँ हाँ। वो डल चुका है, जो ऐसे ऐसे करके लगाते हैं ना, वो सब चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अभी है सीजन। गुड। लेकिन मेरा ये वाला लैंड बच गया, ये वाला लैंड में मैंने सोचा नहीं यार, मैं इसे ऐसे खाली छोड़ देती हूँ, फैलोइंग के लिए मैं इसे रख देती हूँ। फैलोइंग कौन सी प्रैक्टिस होती है कि भाई हमने लैंड को ऐसे छोड़ दिया कि भाई अब तुम अपने मिनरल्स वगैरह रिटेन करो, ठीक है, तो 1 साल से कम के लिए जिसे हम छोड़ते हैं, तो वो हमारा करंट फैलो लैंड होता है। मैंने उसको वैसे छोड़ दिया। अब नेक्स्ट होने के क्या होता है कि जिस एरिया में आपने कल्टीवेशन करी है, मतलब आपने उसमें बीज लगाए भी हैं, उसे हार्वेस्ट भी करा है, वो आपका नेक्स्ट वन एरिया है। अब अगर आप इसे देखेंगे, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, ये आपका एनएसए में नहीं आता है, ठीक है। मिसलेनियस ट्री में आप ऑर्चार्ड्स, फ्रूट ट्रीज, ये सब चीजें। और मच ऑफ दिस लैंड इज प्राइवेटली ओन्ड। हिमाचल में आपको ये दिखेगा, शिमला किन्नौर साइड। कल्चरल लेबल, कल्चरल लेबल वेस्टलैंड, करंट फैलो लैंड, फैलो अदर देन करंट फैलो नेट जोन एरिया। नेट जोन एरिया में समझा चुकी हूँ क्या होता है। अब हम देखते हैं अपना ये 3 कैटेगरीज। फैलोइंग समझ में आ गया ना, हम जमीन को छोड़ रहे हैं उसकी रिकवरी के लिए, ताकि वो अपने मिनरल्स वगैरह को रिटेन कर ले, तो वो आपका फैलोइंग होता है, जो कि एक नेचुरल प्रैक्टिस है। अब ये जो फैलोइंग है, ये कितने टाइम के लिए हो रही है, ऐसे इसकी 3 कैटेगरीज है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, कि कितने टाइम के लिए आपने एक जमीन को छोड़ा हुआ है। तो आपका फर्स्ट आता है करंट फैलो। करंट फैलो लैंड क्या होता है, जिसको आपने 1 साल के लिए, मतलब 0 to 1 ईयर, मतलब मैक्सिमम 1 साल, ठीक है, 1 साल से कम के लिए छोड़ा होता है। दूसरा आपका आता है, ये क्या हो गया, दूसरा आपका आता है फैलो अदर देन करंट फैलो, ठीक है। ये आपका होता है 1 से 5 साल के लिए। फिर आपका आता है कल्चरलेबल, कल्चरलेबल वेस्टलैंड, ठीक है। ये आपका होता है मोर देन 5 इयर्स। मोर देन 5 इयर्स। सो ये आपके आते हैं, और ये और ये तो ठीक होता है, बट इसमें क्या होता है कि हमें इसको वापस कल्टीवेशन में लेके आने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह का ऐसे यूज करना होता है कि ये वापस कल्टीवेशन में आ जाए, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। हाँ, तो हमारा जो अब अगला टॉपिक है, लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया। इसमें कुछ नहीं बोला गया है, इसमें बस एक सिंपल चीज है कि जैसे आपका कुछ भी इकोनॉमिक चेंज होगा, उसके साथ साथ, पता इस बार जूम करूं, अच्छा इतना ही होगा। जैसे ही आपका कोई इकोनॉमिक चेंजेस होगा, उसके साथ साथ आपका जो ये लैंड यूज का जो चेंजेस है, ये जो लैंड यूज जो कैटेगरीज है, ये भी अफेक्ट होगी। तो लैंड यूज चेंजेस में हमने चेंजेस तीन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। पहला है आपका साइज ऑफ द इकोनॉमी, मतलब जीडीपी, ठीक है। दूसरा है आपका कॉम्पोजिशन, मतलब सेक्टर का शेयर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। थर्ड है आपका क्या उसे बोलते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, मतलब ये बढ़ती है घटती है, या लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑन लैंड, या एग्रीकल्चरल प्रेशर ऑन लैंड, कुछ ऐसी चीज है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे लैंड यूज चेंजेस में। साइज ऑफ द इकोनॉमी सबको पता है भाई, यहाँ पे जीडीपी की बात हो रही है, और वी ऑल नो जीडीपी क्या होता है, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने ज्यादा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसको जीडीपी बोलते हैं। और
इसमें सिंपल चीज लिखी हुई है कि जो साइज जो जीडीपी होता है किसी भी कंट्री का वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है उसकी वजह से। नहीं सॉरी, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, क्यों होता है? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होती है, इनकम लेवल में चेंज आ रहा होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही होती है, ठीक है, इन सब चीजों के कारण हो रहा होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर ऑन लैंड होता है, मतलब लैंड के ऊपर ये जो लैंड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है विद टाइम। और जो मार्जिनल लैंड होते हैं वो भी यूज में आ जाता है, जैसे हमने बैरन लैंड, वेस्ट लैंड, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। सेकंड आता है कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। ग्रेजुअली क्या होता है कि जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर होते हैं उनका जो शेयर होता है वो बढ़ने लग जाता है, ठीक है। सो और वैसे भी देखा जाता है कि जो प्राइमरी सेक्टर से ये दोनों सेक्टर ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं क्योंकि इनमें आउटपुट जल्दी आता है। प्राइमरी सेक्टर में देखो यार, एक तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट चलती है ना, 6-6 महीने तक जब तक क्रॉप वो उगी नहीं रही है तब तक वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी। और ये सब चेंजेस कि मतलब ये दो सेक्टर बहुत फटाफट बढ़ रहे हैं, ये सब चेंजेस ये डेवलपिंग कंट्रीज में होना बहुत आम बात है। और दिस प्रोसेस वुड रिजल्ट इन अ ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चरल यूजेस टू नॉन। अब जैसे हमने जो ऊपर पढ़ा था कि इसकी वजह से क्या हो जाता है कि नॉन एग्रीकल्चरल जो लैंड होता है उसके ऊपर यूज अब बढ़ने लग जाता है। ओके, हाँ। और ये जो अर्बन एरियाज है यहाँ पे अगर आप आसपास देखोगे तो जो जो रीजन्स में आसपास रूरल अर्बन फ्रिंज था वो भी अब प्रॉपरली अर्बन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, देन वी हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रिड्यूसेस ओवर टाइम। लेकिन ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में वो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन जो लैंड के ऊपर जो प्रेशर होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का वो डिक्लाइन नहीं होता है। अब क्यों डिक्लाइन नहीं होता है? क्योंकि पहली चीज तो ये भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को खाना चाहिए, तो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, तो उसका जो प्रेशर होता है लैंड के ऊपर वो बढ़ेगा। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। जब मैं पढ़ती तो मुझे तो बहुत कंफ्यूज करता था। हम्म, मेरी कॉफी ठंडी हो गई, इसमें वापस गर्म करूंगी। इन डेवलपिंग कंट्रीज द शेयर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, सॉरी, dependent on agriculture usually declines much more slowly compared to the decline in sector share in GDP। इसमें क्या लिखा हुआ है कि डेवलपिंग कंट्रीज में देखो यार वो दो सेक्टर बहुत फास्ट फास्ट बढ़ रहे हैं, उसके जैसे क्या हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी का जो शेयर है वो गिर रहा है। लेकिन लाइक वो बहुत ये जो शेयर है ये वो बहुत तेजी से गिर रहा है, लेकिन उतनी तेजी से प्राइमरी सेक्टर के ऊपर जो लोग निर्भर हैं उनका प्रोपोर्शन नहीं गिर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इनकी इनकम लो हो रही है, इनका लिविंग स्टैंडर्ड कम हो रहा है ना। तो इसमें छोटी सी बात है कि इसलिए तो हम कह सकते हैं कि जो लैंड लाइक जो एग्रीकल्चरल प्रेशर है लैंड के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जीडीपी प्राइमरी सेक्टर की कमजोर हो रही है, ठीक है। हाँ, अब ये हमारा आता है चेंजेस इन शेयर ऑफ लैंड यूज कैटेगरीज इन इंडिया 1950 51 219 20। ये क्या हो गया? अरे जस्ट सेकेंड, शायद मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। नहीं, मेरा फोन तो चल रहा है। ये हुआ क्या? एक सेकेंड। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। पता है क्या है ना, अभी नया नया शुरू करा है ना, लाइक मैंने ये ड्राइड कैम वगैरह जो भी यूज करना शुरू करा है ना, इसको कुछ भी हो जाता है ना मुझे इतना डर लगता है कि अरे यार अभी तो इसे इतना फिक्स करा था, ये क्यों ये वापस चला गया। आई होप तुम लोगों को ना ये दिखता हो ढंग से, ये थोड़ा मतलब बड़ा करूं क्या? क्योंकि मतलब देखो यार, नहीं दिख रहा तो मुझे बता देना, ठीक है। प्रॉपरली दिखना चाहिए ना अच्छे से, नहीं तो फिर क्या फायदा ना पढ़ाने का भी अगर समझ ही नहीं आएगा तो। क्योंकि मेरे स्क्रीन में तो ये बिल्कुल एनलार्ज्ड है, अब ओबीएस में कैसा आ रहा है मुझे नहीं पता, बट मुझे बता देना, मैं आई विल सर्च सम सॉल्यूशन फॉर इट।
अब जो ये वाला जो डायग्राम है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये शायद आपके बोर्ड्स मतलब बोर्ड्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट होता है, और ये आपका पैसेज बेस्ड वगैरह में भी सीयूईटी में आ सकता है। लेकिन आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि भाई बताओ इस साल एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस का क्या शेयर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बस एक सिंपल सा डायग्राम है, इसमें बता रखा है जो हमने जो 9 कैटेगरीज जो पढ़ी थी उनमें किस किस में बदलाव है और कौन कौन सी कैटेगरीज कम हुई है। ठीक है, तो इसे एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मतलब देखो, अब इसके नीचे जो 2 पेजेस है ना, वो इसका ही एक्सप्लेनेशन है, तो वो चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर हमें वो नीचे के पैराग्राफ पढ़ने नहीं पड़ेंगे, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, सो 1950 से 51, 219 से 20। तो ये जो लाइट वाला जो शेड है, ये आपका 1950 से 51, मतलब 1950 से 1951 का जो ईयर है उसका है, और 2019-20 का ये है। परसेंटेज ऑफ रिपोर्टिंग एरिया, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे 9 कैटेगरीज है। ठीक है, अब देखो हमने रिपोर्टिंग एरिया के बारे में क्या पढ़ा था, ये जोग्राफिकल एरिया नहीं है। रिपोर्टिंग एरिया वही है जो आपका लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट निर्धारित कर रहा है। गुड। अब इसमें हम फॉरेस्ट की बात करते हैं। हम्म, अब इसमें हम फॉरेस्ट की बात करते हैं कि पहले फॉरेस्ट का रिपोर्टिंग एरिया 17, अगर आप अभी भी देखो, देखेंगे क्या कि ये आपका फॉरेस्ट एरिया कितना है अभी, फॉरेस्ट कवर मतलब फॉरेस्ट एरिया नहीं, फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कि हमारे पास ऐसे फॉरेस्ट सर्वे वगैरह भी है। अब पता नहीं, हाँ मेरा नेट नहीं चल रहा। हाँ, ये कौन से साल के अकॉर्डिंग है, 2026 का नहीं है हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है ना, स्लाइट इंक्रीज 25% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया, इंडिया's total tree cover has reached this, while the forest cover grew marginally, moderately dense forest declined, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश सॉइल बिगेस्ट गिर, मतलब ठीक है, ये तो चलो बाकी की चीज है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर पहले 17 था, अब वो 23.4 हो गया है। अगर ये क्योंकि हाँ, क्योंकि इसका क्वेश्चन बनता है कि फॉरेस्ट कवर कितना है अभी इंडिया में रिसेंटली, उसका कितना परसेंटेज है, तो उसका ये वाला परसेंटेज है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है, तो ये बड़ा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में जंगल ज्यादा हो गए हैं, पेड़ ज्यादा हो गए हैं। इसका मतलब बस इतना ही है कि वो पेपर के ऊपर इतना लिखा हुआ है, अब उनका क्या मेंटेनेंस हो रही है, क्या वो चल रहा है, वो सब अलग चीज है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, बिल्डिंग वगैरह जो भी सेकेंडरी सेक्टर का जो शेयर। एक सेकेंड, एक तो बीच में ना फोन ना आके ना मेरे घर वालों के ना मेरी रिकॉर्डिंग होनी नहीं देंगे। खैर, वो वाला पार्ट तो मैं कट कर दूंगी जो मेरी मम्मा से बात कर रही थी। हाँ, तुम कहाँ पे थे। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, हमें पता है दोनों सेक्टर का शेयर जीडीपी में बढ़ रहा है, तो इस ये भी बढ़ेगा। अब देखो ये ना कितना से ड्रास्टिकली बढ़ा है ना। बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, मैंने कहा था ना कोई भी लैंड आपका वेस्ट नहीं होता, वो बस एग्रीकल्चर करने के लिए शायद क्षमता में नहीं है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि हम उसे भी यूज करेंगे। सो पहले ये 13 कुछ था, अब ये 5 कुछ हो गया है। परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ये आपका थोड़ा सा बड़ा है, विच इज गुड। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप, देखो यार ये आपका कितना कम हो गया है, और इसके कम होने का मतलब बस यही है, ये जो शेयर है ना सेकेंडरी सेक्टर और ये जो दो, मतलब इसका जो मेन कारण वो यही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग को जॉब वगैरह चाहिए, सबसे ज्यादा क्विक हमें आउटपुट हमें कहाँ पे मिलेगा, हमें मिलेगा सेकेंडरी और टर्शरी वाले में। तो बस फिर ठीक है, जो जो लैंड हमें लग रहा है कि वो एग्रीकल्चरल से
साइड लाइन है तो हम उनको यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टेबल वेस्टलैंड, ये भी कम हो गया है। कंस्ट्रक्टेबल वेस्टलैंड पता था ना, एक मतलब हाँ, मोर देन 5 years के लिए जिसको छोड़ा जाता है। फैलो अदर देन करंट फैलो, मतलब 1 से 5 साल वाला, वो आपका कम हो गया है। फैलो अदर देन करंट फैलो, ठीक है, क्योंकि उसको भी तो यूज में लेके आना है ना। करंट फैलो आपका बढ़ गया है। करंट फैलो क्या होता है? जिसको आप लेस देन 1 year के लिए छोड़ते हो, ठीक है, लेस देन 1 year, तो वो आपका बढ़ गया है। नेट सोन एरिया भी आपका बढ़ गया है। अब इन सब के बढ़ने का मेन रीजन यही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको खाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ये वो चीज। घूम फिर आके आपके सारे पॉइंट वही हैं, ठीक है। अब ये हमने पूरे पूरे डायग्राम को स्टडी कर लिया। इस डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, क्योंकि जब मैं 12th क्लास में, तो फिर मुझे भी इस डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट कर देना, या तो मेल भी कर सकते हो। मैं तो हमेशा कहती हूँ, कोई कोई भी डाउट हो, ठीक है, मुझे मेल कर दिया करो, खुशी मिरांडियन 28@gmail.com, ठीक है, मेल कर दिया करो मुझे। अभी आगे के जो भी ये फिगर का जो भी ये है, ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, और हमें चैप्टर फटाफट निपटाना है, क्योंकि फिर हमें आगे प्रैक्टिस भी तो करनी है, समझे। अब हम आते हैं सीपीआर में, जिसका पीवाईक्यू बना हुआ है। सीपीआर क्या होता है, हमने ऊपर ही पढ़ा था। सीपीआर वो वाला रिसोर्स होता, वो वाला लैंड होता है जो गवर्नमेंट ओन नहीं करती, मोस्ट ऑफ द केसेस में। जो ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, लोकल जो ग्राउंड लेवल पर काम करती है, पंचायत वगैरह, या फिर म्यूनिसिपल जो भी होती कमिटीज वगैरह, वो सब ये इसको गवर्न करती है, ठीक है। लैंड अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, इसमें बेसिकली आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। लैंड अकॉर्डिंग टू ओनरशिप कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड अंडर टू ब्रॉड हेड्स। एक आता है आपका प्राइवेट लैंड, एक होता है आपका सीपीआरस, ठीक है। प्राइवेट लैंड के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, पोजीशन के पेपर्स बनते हैं, सीपीआर में ऐसा कुछ नहीं होता है। while the former is owned by an individual or a group of individuals, जिसे हम लाइक जॉइंट सेक्टर शेयर वगैरह भी कहते हैं, latter is owned by the state। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या कहा कि गवर्नमेंट ऑन नहीं करती, गवर्नमेंट ऑन करती है, सॉरी। ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती है, ये इसे ओन करती हैं, ओन बाय स्टेट, मेंट फॉर यूज ऑफ द कम्युनिटी। अब ये सीपीआर क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये सीपीआर मोस्टली गांव वगैरह में होता है, या अगर सिटीज में भी होता है, तो जैसे कि हमारे जो मल्टीपर्पज हॉल्स वगैरह होते हैं, ये सीपीआर में आते हैं। प्रोवाइड फॉडर फॉर लाइफ स्टॉक, फ्यूल फॉर हाउस होल्ड, मतलब लकड़ी वगैरह के लिए, अलॉन्ग विद अदर माइनर प्रोडक्ट्स, minor forest products. In rural areas, such land is of high importance for the livelihood of landless and marginal farmers. Important point. Another weaker section, since many of them depend on due to the fact limited access to land. अब ये किस किन किन लोगों के लिए जरूरी होता है, लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स। CPRs also are important for women, as most of the fodder and fuel collection done by them in rural areas. आई होप तुम लोग को आवाज नहीं आ रही होगी, क्योंकि बहुत जोर जोर से सब्जी वाले भैया आए हैं, तो वो सब्जी बेच रहे हैं अपनी, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है यहाँ पे। दे हैव टू डिवोट लॉन्ग आवर्स एंड, ठीक है यार ये तो छोड़ो। तो बेसिकली ये तो वुमेन के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में मोस्टली फॉडर और फ्यूल कलेक्शन वुमेन करती हैं। CPRs कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिटीज नेचुरल रिसोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। क्या इसे कहा जाता है? कम्युनिटी और नेचुरल रिसोर्स वेयर एवरी मेंबर हैज अ राइट ऑफ एक्सेस एंड यूसेज विद स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब अगर मान लो मैं सीपीआर में जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं वो लैंड को ओन कर सकती हूँ, नहीं, या मैं उस लैंड पे कुछ उगा सकती हूँ अपने बेनिफिट के लिए, नहीं।
तो सबके पास राइट है इसे एक्सेस करने का, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स के साथ, विदाउट एनीबडी हैविंग द प्रॉपर्टी राइट्स ओवर देम। कम्युनिटी फॉरेस्ट, अब ये जो एग्जाम्पल है, पैस्चर लैंड्स है, विलेज वाटर बॉडीज है, अदर पब्लिक स्पेसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट, अब देखो यार, इसकी जो मैनेजमेंट है ये भी यही लोग फिर जो जो गांव होते हैं, फिर वो जो रीजन होते हैं वहां पे जो लोग रह रहे होते हैं, वही लोग इसकी मैनेजमेंट भी करते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड यूज इन इंडिया, आ गया हम इसमें। लैंड रिसोर्स इज मोर क्रूशियल टू द लाइवलीहुड ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। ऑफ कोर्स भाई, जो लोग बस प्राइमरी सेक्टर के ऊपर इम्पोर्टेंट है, उनके लिए तो लैंड रिसोर्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है। एग्रीकल्चर इज प्योरली Agriculture is purely land-based activity, unlike secondary and tertiary. True. अब आप लोग बोलोगे मैम सेकेंडरी नहीं, मैम क्यों बोलोगे सॉरी, दीदी बोलोगे या खुशी बोल सकते हो, डायरेक्टली खुशी बोल देना। यहाँ पे ड्यू में मोस्टली हम सीनियर्स वगैरह को ना, मतलब ऐसे तो दीदी भैया बोलते हैं, बट सोसाइटीज में जो कि प्रोफेशनल सोसाइटीज है, उसमें मैंने देखा नहीं किसी को भी लाइक ऐसे दीदी भैया बोलते हुए, लेकिन मैं तो सबको दीदी भैया ही बोलती हूँ। इट एस्टेब्लिशेस कनेक्शन, जो कि नाम से नहीं आता। खैर, अनलाइक सेकेंडरी टर्शरी, अब देखो यार, अगर आप टर्शरी को देखो, अगर बाय चांस मेरा चैनल ग्रो करता है तो ये भी मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम होगा। अब इसके लिए मुझे एक लैंड होना चाहिए, मैं तो अपने घर में ही बैठ के इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट जो एग्रीकल्चर होता है, अब यहाँ पे मैं गेहूँ उगा सकती हूँ? नहीं, यहाँ पे तो मैं कुछ भी नहीं उगा सकती। सो ये है, इन अदर वर्ड्स, contribution of land in agricultural output is more compared to its contribution in the outputs in other sector. Sure, thus lack of access to land is directly correlated with the incidence of poverty in rural areas. जो ये मार्शल फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, इनकी मतलब ये लोग, आप हमेशा देखो ये लोग गरीब होते हैं। इसका मेन रीजन ही यही है, इनके पास लैंड का एक्सेस नहीं होता, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लैंड हैज डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी। श्योर भाई, अगर कोई लैंड बंजर है, वहां पे इतने अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। कोई लैंड बहुत उपजाऊ है, तो वहां पे अच्छे से प्रोडक्टिविटी आएगी। इन रूरल एरियाज, असाइड फ्रॉम इट्स वैल्यू एज अ प्रोडक्टिव फैक्टर, लैंड ओनरशिप has a social value and serves as security of credit, natural hazards or life contingencies, and also adds a social status. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सोशल स्टेटस है, सोशल वैल्यू के लिए भी लैंड, एक सेकेंड, जो रूरल एरियाज में जो सोशल स्टेटस है वो भी कहीं ना कहीं लैंड से डिनोट होता है। जैसे कहते हैं ना कि इनके पास तो इतना अमाउंट ऑफ लैंड है, या इनके पास तो इतने बीघा लैंड है। सो दैट्स another point. Estimation of the total stock of agricultural land resource, i.e. total cultivable land, जिसके ऊपर cultivation हो रही है, बाकी land नहीं, can be arrived by adding up the net sown area, all fallow land, cultivable wasteland. It may be observed from tables that over the years that margin decline available stock of as percentage of total reporting area. ठीक है, there has been a greater decline of cultivated land in spite of a corresponding decline of कल्टीवेबल वेस्टलैंड, ठीक है। अब देखो यार, इसमें ना दो पॉइंट्स हैं। जब मैं तुम लोग को पढ़ा रही हूँ ना, तो मुझे मेरा खुद ना काफी चीजें याद आ रही हैं, जो अपनी 12th क्लास में मुझे कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती थी। तो मुझे जो मेन प्रॉब्लम आती थी वो मुझे ये वाले पैराग्राफ में आती थी कि ये क्या लिखा हुआ है, कल्टीवेबल लैंड क्या है, कल्टीवेटेड लैंड क्या है। अब देखो, कल्टीवेबल लैंड समझ गए ना, ये तीन चीजें। अब मुझे एक चीज बताओ, खेती बस कहाँ पे हो रही है? नेट सोन एरिया में तो हो रही है ना, बाकी और जगह तो कहीं पे खेती नहीं हो रही है। इसमें नहीं हो रही, इसमें नहीं हो रही, इसमें नहीं हो रही। आपका कल्टीवेटेड लैंड क्या होता है? क्या लिख रही हूँ मैं, क्या लिख रही हूँ? कल्टीवेटेड, जिसमें खेती हो रही है, ठीक है। कल्टीवेटेड लैंड आपका वो वाला होता है। तो इसमें ये वाली चीज बोली गई है, क्या बोला गया है इसमें, कि टोटल कल्टीवेटेड लैंड ये देयर हैज बीन अ ग्रेटर डिक्लाइन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, जिसमें एग्रीकल्चर हो रहा था या हो सकता था, इन स्पाइट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्लाइन ऑफ कल्टीवेबल वेस्टलैंड, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन। अब अगर हम देखें तो
कल्चरेबल वेस्टलैंड कम हुआ है, जो कि हमने ऊपर देख ही लिया था। देखो अब इसमें क्या, एज अ परसेंटेज ऑफ रिपोर्टिंग एरिया, एज अ परसेंटेज ऑफ, अब देखो यार ये आपके डायग्राम्स मे भी आ जाए मे भी ना आए सीबीटी पेपर में, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ये तो फिर रेक्टिफिकेशन तो हर कोई करके जा रहा है। और ह्यूमैनिटीज में बहुत बड़ा मिथ होता है कि रटिफिकेशन नहीं, रटिफिकेशन इसमें तुम कहाँ तक तुम रटिफिकेशन कर लोगे, ठीक है, समझोगे नहीं तो चीजें फिर आगे कैसे पढ़ोगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये टोटल कल्टीवेबल लैंड है इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग एरिया, तो आपका वो कम हो गया है। लेकिन अगर हम एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कल्टीवेबल लैंड देखें तो वो आपका सेम ही है। मतलब जैसे हमने फॉरेस्ट कवर और एक्चुअल फॉरेस्ट ग्रोथ के बारे में पढ़ा था ना यार, ये वाले ग्राफ को ना मैं थोड़ा ना और अच्छे एग्जाम्पल से, मतलब मेरे दिमाग में तो आ रहे हैं चीजें ना, बट अब वो मैं समझाऊं कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। आई होप तुम लोग मतलब ये वाली चीज को समझ रहे होंगे कि एज अ परसेंटेज, मतलब जैसे ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड है तो इसका हम परसेंटेज निकाल रहे हैं टोटल कल्टीवेबल लैंड के अकॉर्डिंग। अब अगर हम रिपोर्टिंग एरिया की बात करें, जो चीजें पेपर्स में मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या चीज है कि ये कम हुआ है पेपर्स में, और लेकिन जितना ये कम हुआ है उतना ये कम नहीं हुआ है। मतलब तुम बात समझ रहे हो कि रिपोर्टिंग एरिया जो टोटल कल्टीवेबल लैंड है वो यहाँ से तो कम हो गया है, लेकिन यहाँ पे सेम है। ठीक है, इसको ना मैं ना फिर से समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट कोई लेक्चर होगा ना, नेक्स्ट चैप्टर का जो भी आएगा ना, इसको मैं ना प्रॉपरली अच्छे से तुम्हें ढंग से समझाऊंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें दो टेक्नोलॉजीज की बात करी गई है, कैसे हम एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हैं। कैन बी क्लासिफाइड दोज विच रेज द यील्ड ऑफ एनी पर्टिकुलर क्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड, और दूसरी क्या होती है विच इंक्रीज द टोटल आउटपुट पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम ऑल क्रॉप्स ग्रोन ओवर वन एग्रीकल्चर ईयर बाय इंक्रीजिंग लैंड यूज इन इंटेंसिटी ऑफ, इतना लंबा था ये। The advantage of the latter kind of technology is that along with increasing output from limited land, demand for labor significantly. For a land scarce but labor unlike India is a high cropping intensity designed not only for fuller tractors. इसमें दो टेक्नोलॉजीज की बात करी गई है, किससे हम अपनी क्रॉपिंग इंटेंसिटी या समझ लो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। एक होता है कि हम कोई भी एक क्रॉप का जो, ठीक है, एक क्रॉप की जो यील्ड है, यील्ड नहीं सॉरी, यील्ड है, वो हम बढ़ा दें। दूसरा क्या है, इंक्रीज द टोटल आउटपुट पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड, मतलब फ्रॉम ऑल क्रॉप्स ग्रोन ओवर वन एग्रीकल्चर ईयर बाय इंक्रीजिंग लैंड यूज इंटेंसिटी। कि हमारे पास वही एक लिमिटेड सी लैंड है, बन जाओ, हाँ, हमारे पास वही एक लिमिटेड सी लैंड है, बट हम उसके ऊपर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लगाएं कि उसका टोटल आउटपुट बढ़ जाए, रादर देन किसी एक क्रॉप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम यहाँ पे टोटल आउटपुट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि इसकी वजह से क्या होगा कि एक इसमें हमें फिर एक लेबर सप्लाई भी चाहिए होगी। एक से सो ये जो हमारा जो सेकंड वाली जो चीज है क्रॉपिंग इंटेंसिटी वाली, इसको बढ़ाने की, तो ये हमारी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें हमारी लैंड की लैंड की यूजफुलनेस भी होगी और लेबर की भी होगी। ठीक है, अभी हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी को देख लेते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, GCA NSA इंटू में 100। अब आपका GCA क्या होता है, ग्रोस, अब ये वाली चीज मुझे देखनी पड़ेगी, बट जहां तक मुझे याद आ रहा है ग्रोस कल्टीवे, अब ये कल्टीवेबल है कल्टीवेटेड है वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई गेस कल्टीवेटेड एरिया होगा ये, NSA सबको पता है इंटू में 100। ये आपका होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये आपका आता है यार, इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम क्रॉपिंग सीजन की बात करते हैं, तीन क्रॉपिंग सीजन होते हैं, खैरिफ राबी, खारिफ राबी जैद। खारिफ जून से सितंबर, अब इसमें कौन कौन से है, लाइक इनका भी डिफरेंस है ना, कि नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट्स में क्यों है, टेम्परेचर का डिफरेंस है ना। सदर्न स्टेट्स में 12 महीने मौसम थोड़ा ठीक ठीक सा रहता है, लेकिन जो ये नॉर्दर्न स्टेट्स होती हैं, इसलिए हमें यहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट में बहुत टाइट
के सीरियल्स वगैरह मिल जाते हैं देखने को। खारिफ है जून सितंबर। अच्छा, अब इसको याद करना पड़ेगा नॉर्थ इंडियन सदर्न स्टेट्स को। तो सदर्न स्टेट में मोस्टली तो हर एक चीज सेम ही है, तो इसको तो क्या ही याद करोगे, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट में डिफरेंट है। तो खारिफ में राइस, कॉटन, बाजरा, बीन्स, ज्वार। राबी अक्टूबर से मार्च के महीने में होती है। वीट, ग्राम, रेपसीड, मस्टर्ड, बार्ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैद होता है ये आपका सब्जियों का, फ्रूट्स का महीना होता है, ये अप्रैल से जून के टाइम अभी बेस्ट जैद का मौसम चल रहा है। और वेजिटेबल फूड्स एंड फॉडर, राइस, वेजिटेबल फॉडर। ओके, और तो बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ज्यादा आपका एक शॉर्ट ड्यूरेशन समर क्रॉपिंग सीजन होता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, दो टाइप की फार्मिंग होती है। एक होता है आपका इरिगेटेड, एक होता है आपका रेनफेड। क्या हम इसका कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं कहीं पे, अगर हमें जगह मिले तो? बना सकते हैं, मैं तो बना दूंगी। दो टाइप की फार्मिंग होती है। एक होती है आपकी रेनफेड। मेरा यहाँ पे ये ऐसे से ये क्यों हो रहा है, गायब क्यों हो रहा है ये? इरिगेटेड, रेनफेड के भी फिर आपके आगे दो टाइप होते हैं। होता है आपका ड्राई लैंड, दूसरा होता है आपका वेटलैंड। ड्राई लैंड का क्या मतलब होता है? 75 हाँ 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर से जहाँ पे कम रेनफॉल है वो ड्राई लैंड फार्मिंग कहा जाता है। यहाँ पे मोस्टली वो वाले अनाज उगाए जाते हैं जो पानी कम ले, जैसे कि मिलेट्स होती हैं आपके, है ना, उनको इतना पानी नहीं चाहिए होता है। वेटलैंड होता है जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। इरिगेटेड होता है, इरिगेटेड में भी आपके दो आते हैं, प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव, है ना। प्रोटेक्टिव, प्रोडक्टिव। प्रोटेक्टिव में हम मोस्टली यहाँ पे ना ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं, ठीक है। और जो आपका प्रोडक्टिव होता है जहाँ पे रेनफॉल अबंडेंट, नहीं सॉरी रेनफॉल नहीं, जहाँ पे आपका इरिगेशन के जो भी मेजर ट्यूबवेल वगैरह होती है अबंडेंट होती है, तो वहाँ पे प्रोडक्टिव इरिगेटिव फार्मिंग चलती है। प्रोटेक्टिव हम मोस्टली जब इंदिरा गांधी केनाल के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उनका जो मेन फोकस था वो प्रोटेक्टिव इरिगेशन था, ठीक है, जो बन रहा था। और कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें, बस यही है सार सरा। अब आते हैं फूड ग्रेन्स पे, ठीक है। अब एक चीज इसमें समझ लो, इसमें इतने भी फैक्ट्स को मत याद करना। और ये अगर मैं इसे ये वाली वीडियो में करूँगा तो ये वाली वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी, तो मैं इसे लाइन टू लाइन से कवर यहाँ पे नहीं करूंगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे फूड ग्रेन्स है, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, वी ऑल नो। इसमें बस जो मेन ये जो चीजें है ना, सीरियल्स, मैं इसमें ना मोस्टली ना इतने फैक्ट्स वगैरह आते भी नहीं है। इसमें पता है क्या क्या चीजें आएंगी? ये राइस है ना, राइस के ना कुछ कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए, राइस इज अ स्टेपल फूड फॉर द ओवरवेलमिंग, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये कौन सी वाली क्रॉप है? ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज की क्रॉप है। चलो ठीक है, हम लोग इसे एक बार ना फटाफट पैराग्राफ को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सब में हम ऐसे करेंगे। दो इट इज ठीक है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज की क्रॉप है, ठीक है। इसमें बहुत सारी वेराइटीज होती है, ठीक है। और इसका ऑल्टीट्यूड 2000 मीटर ऑल्टीट्यूड, ऑल्दो याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, बट थोड़ा दिमाग में रखना। जो मेन मेन जो क्रॉप है उनके फैक्ट्स को आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। 2000 मीटर ऑल्टीट्यूड। कौन कौन सी स्टेट में पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न राजस्थान। क्या हो गया इसको? ये दोबारा चला गया, एक सेकेंड। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? मेरे ओबीएस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, अरे। हाँ ठीक है, मैं दिख रही हूँ ना, गुड। हम्म, ठीक है। और जो सदर्न स्टेट्स इन वेस्ट बंगाल, द क्लाइमेटिक कंडीशन अलाउ द कल्टीवेशन ऑफ 2 और 3 क्रॉप्स, ये इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी हार्वेस्ट होती है? 3 टाइप ऑफ क्रॉप हार्वेस्ट होती है, ऑस, अमन एंड बोरो। बट इन हिमालय नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इज ग्रोन एज अ खारिफ क्रॉप ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन,
ठीक है, ये वाला पैराग्राफ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो ये फैक्चुअल चीज है, तो इसमें मैंने नहीं देखा है कि ये इतना आता हो, बट तब भी थोड़ा सा पढ़ के चले जाना। इतना ये नहीं आता, ऊपर वाला पैराग्राफ ज्यादा आता है। मैप को कर दो बाय बाय, मैं इसमें बड़ा बड़ा लिख देती हूँ। बाय बाय मैप। अब कहीं ये ना एनटीए मैप, वैसे नहीं डालेगा, बट हाँ मैप को चलो बाय बाय कर दो। बोर्ड में बहुत ज्यादा पढ़ लिया है ना। ठीक है, अब आते हैं गेहूं की तरफ। इज द सेकंड मोस्ट, याद रखना, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है इंडिया की राइस के बाद। और इंडिया 12.8% प्रोड्यूस करता है। टेम्परेट जोन की क्रॉप है, वो ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरिया की क्रॉप थी। राबी सीजन में उगाई जाती है। ठीक है, और हम्म, ये राबी क्रॉप है, तो इसे मोस्टली इरिगेटेड कंडीशंस के ऊपर उगाया जाता है, यहाँ पानी वगैरह थोड़ा अच्छा हो। बट ये एक रेन फेड क्रॉप बन जाती है हिमालयन हाईलैंड्स पे, पार्ट्स ऑफ मालवा प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश। ठीक है, रेन फेड क्रॉप हम अभी पढ़ के आ गए थे कौन कौन सी होती है। अबाउट 14% इस कंट्री इज अंडर वीट कल्टीवेशन। कौन सा स्टेट है? यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। yield level of wheat is very very high, 4000 किलोग्राम पर हेक्टर ऑफ लैंड। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, इसमें मॉडरेट यील्ड है। सबसे ज्यादा यील्ड कहाँ पे? पंजाब में है वीट की, याद रखना। ठीक है, और हिमाचल वगैरह में इसकी यील्ड कम होती है। जवार कोर्स सीरियल क्रॉप है। ठीक है, और जवार या इसे सोरगम भी कहते हैं। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यू आता है। जवार मतलब जवार को दूसरा नाम क्या है इसका? और ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। सेमी एरिड एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया, यहाँ की मेन फूड क्रॉप है, आएगा। महाराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र, आप कह सकते हो महाराष्ट्र में सबसे जवार पाई जाती है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल जवार प्रोडक्शन इन द कंट्री। बाकी स्टेट्स ही हैं, लेकिन इसमें मेन महाराष्ट्र है। एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। It is sown in both Kharif and Rabi season in southern states because of the type of season. But it is mostly like a Kharif crop in northern India. ये बड़ा इंपॉर्टेंट यार पॉइंट है कि कौन सी क्रॉप है जो सदर्न स्टेट में खारिफ राबी दोनों में उगाई जाती है, बट अगर हम नॉर्दर्न की बात करें तो वो बस खारिफ में उगाई जाती है। ठीक है। हम्म, और तो इतना है नहीं इसमें। Bajra. Bajra is sown in hot and dry climatic condition in northwestern and western parts of the country. Northwestern western parts. It is a hardy crop. ठीक है, और जहाँ पे इतना पानी में नहीं आता वहां पे भी चल जाती है, ड्रॉट में भी ये चल जाती है। ठीक है, और इसे मिक्स क्रॉपिंग के ऊपर उगाया जाता है। कि मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है? एक लैंड उसमें बाजरा उगा लिया, यहाँ पे गेहूं उगा लिया, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। मतलब यहाँ पे साथ में गेहूं तो नहीं उगा पाएंगे, बट जैसे बाजरा उगा लिया, मक्की उगा ली, वैसा। लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ बाजरा क्या? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। गुजरात क्या बोलते थे? मैं इतना बोल बोल के भूल गई क्या बोलते थे। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, इसमें इतना नहीं है, बस ये वाली चीज ऊपर की जो दो तीन लाइनें, ये वाली चीज याद रखना। अब आते हैं मक्के पे। मेज इज अ फूड एज वेल एज फॉडर क्रॉप, इंपॉर्टेंट लाइन। सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन में उगाई जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है, इज नॉट कंसिडरेटेड इन स्पेसिफिक रीजन में नहीं है कंसिडरेटेड। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट पंजाब। ये पूरे पूरे इंडिया में उगाई जाती है एक्सेप्ट पंजाब एंड ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। The leading producer of maize are states of Karnataka, MP, Bihar, Andhra Pradesh, Telangana, Rajasthan, Uttar Pradesh. Yield level of maize is higher than other coarse cereals. Coarse मतलब बाजरा, ज्वार, ये सब. It is high in southern states and decline towards central states. यार ये मेज को मक्का कहते हैं क्या? आई एम थोड़ा सा नॉट श्योर, एक बार थोड़ा सर्च करके देखें। मेज इन हिंदी, आ ही नहीं रहा। मक्का, हाँ मक्का ही तो कहते हैं इसको, मक्का ही कहते हैं। गुड,
तो फिर इट इज सोन ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट पंजाब एंड ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। क्यों? पंजाब में यार, पंजाब में तो सबसे ज्यादा मक्के की रोटी नहीं चलती। तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। ठीक है, ये वाली चीज को भी मैं बाद में तुम लोग को समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। इन सब चीजों को ना मैं लिख लूं, क्योंकि ये जैसे ही ये बंद होगा ना, ये पूरी पूरी पीडीएफ भी उड़ जाएगी। सो मैं इसको मैं लिख लूंगी, ठीक है। अच्छा, मुझे कहीं पे जाना भी है तो मुझे थोड़ा फटाफट कैच करना पड़ेगा। पल्सेस। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट। दीज आर लेग्यूम क्रॉप्स। लेग्यूम मतलब फली वाली, विच इंक्रीज द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंपॉर्टेंट लाइन। इंडिया इज a लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ pulses in the world. Important. Important. The cultivation of pulses in the country is largely concentrated in dry lands of Deccan, Central Plateaus, and northwestern parts of the country. Okay, ये important है। Gram and tur दाल होती है ना, are the main pulses cultivated in India. Bye bye map, यहाँ पे भी लिखते हैं। Bye bye map। हमारे पास है हमारा, अब हमारे पास है हमारा नेक्स्ट। अरे अच्छा, मैंने यही कनेक्ट नहीं करा था। यस। हम्म। ठीक है, अब हमारे पास है हमारा नेक्स्ट सीरियल ग्राम। ठीक है, अब ग्राम हम कौन सा एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरिया में उगाया जाता है। रेन फेड क्रॉप है। ठीक है, राबी सीजन में उगाते हैं सेंट्रल वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। और इसमें ज्यादा पानी वानी की रिक्वायरमेंट होती है नहीं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि पल्सेस में दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पल्सेस है वो है ग्राम और तुर। हम अरहर भी कहते हैं। ठीक है, और तो इसमें ज्यादा ऐसे कुछ है नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन में ये आई थी हरियाणा, पंजाब, नॉर्थन राजस्थान में। और इसमें तो बस कुछ कुछ स्टेट्स के नाम है, वो इतने आएंगे नहीं। हाँ ठीक है। और इसकी जो यील्ड होती है वो थोड़ी बहुत लो होती है और फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इरिगेटेड, मतलब इरिगेशन पैटर्न्स। फिर आपकी तूर दाल सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमारी फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? ग्राम। दूसरी कौन सी है? तुर, अरहर। और इट इज ऑल्सो नोन एज द रेड ग्राम और पिजन पी। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये देखी है क्या तूर दाल किसी ने? रुको मैं अभी गूगल से तुम्हें निकाल के दिखाती हूँ। तूर और ग्राम, ठीक है, दोनों देखेंगे। इट इज कल्टिवेटेड ओवर मार्शल लैंड्स एंड अंडर रेनफेड कंडीशन इन ड्राई एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। महाराष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट। अलॉन कंट्रीब्यूट्स अबाउट वन थर्ड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ तुर। महाराष्ट्र सोरगम, जो कि ज्वार होता है, उसके प्रोडक्शन में भी था। अदर लीडिंग ये है, इसकी परफॉर्मेंस भी इनकंसिस्टेंट है। चलो अब हम दालें देखते हैं। ग्राम, अरे पल्स तो डाला ही नहीं, कुछ और ही आ गया। ग्राम पल्स, ये कैमरा हिल रहा है क्या? हिला मत। कैसी दिखती है ये, मुझे भी देखनी है। ओ चना दाल। हम्म, ग्राम पल्स चना दाल। ठीक है। दूसरी कौन सी है? तूर दाल, जैसे हम पिजन पी भी कहते हैं। तूर ये दिखती है ऐसी, ऑरेंज ऑरेंज कलर की दाल। ये वाली ऐसी दिखती है। ठीक है, चलो दालें भी देख ली, अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ऑयल सीरीज। मेरा पेन गिर गया। जितनी चीजें इस रिकॉर्डिंग में हुई है ना, उतनी चीजें किसी भी रिकॉर्डिंग में नहीं हो। पेन गिर रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। ऑयल सीड्स।
ठीक है। ऑयल सीड्स हम क्यों लगाते हैं? ताकि हमें उससे तेल मिले। और ये कुछ कुछ है, मालवा प्लेट्यू, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ठीक है, इनको हम ऑयल ग्रोइंग रीजन्स के नाम से जान सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और ग्राउंडनट, मूंगफली, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर आर द मेन ऑयल सीड क्रॉप्स इन इंडिया। रेपसीड कैसा दिखता है? रेपसीड कैसा दिखता है? रेपसीड, यार ये तुम्हें सरसों नहीं लग रही है? तो सरसों है। बताओ, ये तो सरसों है। सी, इज अ मेंबर ऑफ मस्टर्ड फैमिली। ओ माय गुडनेस, ये तो हमारी सरसों थी। सो रेपसीड आपकी सरसों है, ठीक है। चलो, मूंगफली के ऊपर आते हैं। मूंगफली क्या है? ठीक है, 18.8% है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, छोड़ो इसे। लार्जली रेन फेड खारिफ क्रॉप ऑफ ड्राईलैंड्स। ठीक है, सदर्न इंडिया में राबी सीजन में भी उगाई जाती है, क्योंकि सदर्न इंडिया में मोस्टली टेम्परेचर सेम ही रहता है। तो हम जो डिस्टिंक्शन कर रहे हैं कि कौन खारिफ, तो वहां पे इतना नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे इसकी यील्ड ज्यादा है? तमिलनाडु में। ठीक है। और लो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। अब रेप सीड एंड मस्टर्ड। रेप सीड इज अ प्लांट ऑफ मस्टर्ड फैमिली। ठीक है, सच एज राय, सरसों, तोरिया, तारामीरा। अभी पता नहीं क्या क्या होता है तोरिया और तारामीरा, सर्च करें क्या? चलो इसके बाद सर्च करते हैं। सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं, राबी सीजन में उगाई जाती हैं नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट्स में। फ्रोज सेंसिटिव क्रॉप्स होते हैं, मतलब इसके ऊपर जैसे ही कोई ओस वगैरह गिरती है खराब हो जाती है। ठीक है, ईयर टू ईयर इसके फ्लक्चुएशन, ये यार ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, से याद करना, फ्रॉस्ट सेंसिटिव क्रॉप है। ठीक है। राजस्थान इसका मेन प्रोड्यूसर है। बाकी और क्या थी इसमें? तोरिया, तोरिया एंड तारा मीरा वैरायटी। हम्म, अभी अलग अलग टाइप की वेराइटीज है। कोई ज्यादा, कोई डार्क होगी, कोई कोई वैसी वैसी हो गया। गूगल पे तो इतना नहीं निकल रहा है, बट हम देख लेंगे। ठीक है, बस इसे थोड़ा याद रखना, ये जो है ना तोरिया, तारा मीरा, सरसों, राई, इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखना। अदर ऑयल सीड्स हैं हमारे, सोयाबीन और सनफ्लावर। ठीक है, और सोयाबीन तो मोस्टली ग्रो होता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, इम्पोर्टेंट। मैप हम कर नहीं रहे, बाय बाय। हाँ, प्रोड्यूस 90%, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसे। फाइबर क्रॉप्स। ठीक है, फाइबर क्रॉप्स, कौन कौन सी फाइबर क्रॉप जिससे हम कपड़ा बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, सैग बना सकते हैं, और भी बहुत सारे और आइटम्स बना सकते हैं। ठीक है, कॉटन और जूट दो मेन फाइबर क्रॉप है। कॉटन आपकी ट्रॉपिकल क्रॉप है, खारिफ सीजन में उगाई जाती है सेमी एरिड एरियाज में। पार्टीशन के टाइम इंडिया ने एक बहुत ज्यादा बड़ा, ये देखो कॉटन इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैराग्राफ करके जाना आता है। ठीक है, और हाँ ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। इंडिया ग्रोस both short staple Indian cotton as well as long staple American cotton called Narma in the northwestern parts of the country. ये important है। India ranks second in the world in the production of cotton after China. This is also important. बाकी चीजें इतनी important नहीं है, पढ़ लेना एक बार। और ठीक है, जूट पे आते हैं। जूट कोर्स क्लोथ, बैग, सैक्स, ये सब चीजें बनाने के लिए यूज होता है। कैश क्रॉप है, वेस्ट बंगाल में, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंडिया ने फिर से पार्टीशन के टाइम में बहुत ज्यादा लार्ज एरिया लॉस्ट कर चुके हैं जूट का। ठीक है, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है इसकी? वेस्ट बंगाल कर रहा है। और कुछ नहीं है। अदर क्रॉप्स इसमें आता है शुगर केन, टी, कॉफी। ये तीनों क्रॉप्स कौन सी है? प्लांटेशन क्रॉप्स है। ये कैमरा इतना हिल क्यों रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं लिख रही हूँ, मैं कैसे लिखूं फिर? ट्रॉपिकल क्रॉप है। ठीक है, और ठीक है,
ठीक है, इतना इसमें से आएगा शुगर केन का। इससे ये वाले पैराग्राफ को पढ़ लेना ना, मुझे लग नहीं रहा है ये आ सकता है। अकॉर्डिंग टू 2018 डेटा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया शुगर केन का आफ्टर ब्राजील, इसे थोड़ा याद रखना। और तो बाकी हाँ ये कौन सी स्टेट ज्यादा है, यूपी है। ठीक है, बेवरेज की तरह यूज किया जाता है ब्लैक टी। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक टी लीव्स आर फर्मेंटेड वेयर एज ग्रीन टी लीव्स आर अनफर्मेंटेड। उसे धूप में ऐसे रख लेते हैं, लाइक कोकोआ बीन्स को भी सबसे पहले उसको एक्सट्रैक्ट करके धूप में रखा जाता है, फिर वो फर्मेंट वगैरह होते हैं जो भी चीज़ है। टी लीव्स हैव रिच कंटेंट ऑफ कैफीन एंड टैनिन, इंपॉर्टेंट। ये भी इम्पोर्टेंट, मतलब टी का तो पूरा पूरा पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। इंडिजिनस क्रॉप ऑफ हिल्स इन नॉर्दर्न चाइना, इट इज ग्रोन ओवर। ठीक है ठीक है ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इन इंडिया स्टार्टेड इन 1840s इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम। ठीक है, विच इज स्टिल द मेजर टी ग्रोइंग एरिया इन द कंट्री। असम में ब्रह्मपुत्र वैली का जो रीजन है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है टी के लिए। Later on, in plantation was introduced in the sub-Himalayan region of West Bengal, Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Behar district. ठीक है, और तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ये इम्पोर्टेंट है कि इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। ठीक है, ठीक है, जो इसके जो मेजर स्टेट है वो असम ही है, बाकी उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। कॉफी लास्ट क्रॉप शुगर है। कॉफी इज अ ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, इट्स सीड आर रोस्टेड ग्राउंड एंड आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एज बेवरेज। अब कॉफी का भी पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। दीज आर थ्री वेराइटीज ऑफ कॉफी, अराबिका, रोबस्टा, लिब्रेका। इंडिया सबसे ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी कॉफी ग्रो करता है अराबिका। मुझे वाली कॉफी पीनी है, किसी के पास होना तो मेरे कोरियर वगैरह कुछ करा देना, क्योंकि मैं अभी कॉफी पी रही हूँ। ये है टाटा गोल्ड की, अब ये पता नहीं कौन सा वाला है, विच इज इन ग्रेट डिमांडिंग। मुझे भी वाली कॉफी पीनी है अराबिक, बट इंडिया प्रोड्यूस ओनली अबाउट 3 पॉइंट। ठीक है, एंड ठीक है इसकी इंडिया की 8th रैंक है। ठीक है, और कर्नाटका इसका सबसे ज्यादा शेयर लेती है। इम्पोर्टेंट, ठीक है, और ये ट्रॉपिकल है, इसको भी ऐसे से कर इससे। ठीक है, अब आते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। कितना बचा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया? शुक्र है हम लोग ये मैप्स को छोड़ रहे हैं, तो मैप्स का तो अलग से फिर लेक्चर बनना था, क्योंकि मैप तो नहीं आएगा ना। मैं इसे जानबूझ के नहीं छुड़वा रही हूँ, मैप नहीं आता। ठीक है, ठीक है, इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है इतिहास। फिर NMSA की बात है, ये जो बॉक्सेस है ना इनको छोड़ना मत यार, इसमें से क्वेश्चन बनता है। इस मतलब ये तो तब भी ना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम्स है, फिर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आसान है। फिर प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स तो हम सबको पता है। हाँ, ठीक है, उसमें तो इतना कुछ है ही नहीं। चलो फिर इस चैप्टर को फटाफट अभी 10 मिनट में वाइंड अप करते हैं, फिर इसको मुझे एडिटिंग भी करनी है। तुम्हें पता है मैं एडिटिंग करके मैं लेक्चर्स को डालती हूँ, मैं ऐसे नहीं डालती। जो अभी जिस स्पीड पे तुम सुन रहे हो ना वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, वो 1.25x होती है, ताकि तुम लोग का टाइम बचे। सो थॉटफुल। खैर, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिया पार्टीशन के बाद का जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसे हम देखेंगे, फटाफट देखेंगे। ये हमारा आ सकता है करेक्ट स्टेटमेंट में, करेक्ट स्टेटमेंट में अरेंज करने को भी आ सकता है। ठीक है, कि कौन सा इवेंट पहला हुआ कौन सा इवेंट बाद में हुआ। सो पढ़ते हैं। आजादी के पहले हमारा जो इकोनॉमी थी ये मेजरली सबसिस्टेंस थी, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के ऊपर चलती। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि बस अपने नेसेसिटी को पूरा करने के लिए। ठीक है, ज्यादा हम कोई लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स वगैरह आ गए थे। वी नो, हमारी तो हिस्ट्री बहुत ज्यादा
अच्छी थी, बट जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने सारा काम खराब कर दिया था। इट हैड अ डिसमल परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ टू 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ मतलब 1901 से 1901 से 1950 तक, तब तक परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। और ये इम्पोर्टेंट है, पार्टीशन के टाइम हमारा 1/3 एरिया पाकिस्तान में चला गया था, जिसकी वजह से जो इरिगेटेड एरिया था उसका प्रोपोर्शन कम हो गया था। आजादी के बाद सरकार का मेजर गोल क्या होता है, जब भी कोई देश आजाद हुआ है, जो हमने देखा है कॉलोनीज के बाद, उसका मेजर गोल क्या होता है कि हमारे पास एक फूड सिक्योरिटी आ जाए। तो सरकार ने अपना पूरा फोकस प्राइमरी सेक्टर की तरफ लगा दिया था। ठीक है, जिसमें हम अपने पॉइंट्स दे सकते हैं। पहला पॉइंट था स्विचिंग फ्रॉम कैश क्रॉप टू फूड क्रॉप। ठीक है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड, क्रॉप इंटेंसिटी की जहां हमने बात की थी वो होने लग गया था। इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड एरिया बाय ब्रिंकिंग कल्टिवेबल एंड फैलो लैंड अंडर प्लो। ठीक है, ये भी एक पॉइंट था। Initially, this strategy helped in increasing food production, but agricultural production stagnated during, ठीक है, to overcome मतलब ये stagnation पे। अच्छा, तुम लोग को पता है ना फर्स्ट ईयर प्लान, सेकंड ईयर प्लान, ये भी इंट्रोड्यूस हुए थे। अब देखो ये वाली चीज ना आसान नहीं होती है। कोई कंट्री को एकदम से आजादी मिली, उसका 1/3 पोर्शन ऑलरेडी चला गया, हमारे देश में ऑलरेडी इतने लैंड रिफॉर्म्स वगैरह की चीजें चल रही थी। मुझे लग रहा है कि मेरा कैमरा फिर से बंद हो चुका है। इतना परेशान तो मुझे कोई मेरा लैपटॉप वाला कैमरा नहीं करता जितना मुझे ड्राइड कैम कर रहा है। ठीक है भाई, मेरा बंद हो गया, शाबाश। एक सेकेंड। कि कोई भी देश जब आजाद होता है तो इतना आसान नहीं होता कि एकदम से वो फूड सिक्योरिटी की ओर चला जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में ड्रॉट्स और मतलब इरेगुलर रेनफॉल वगैरह, ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो चीजें लेके आए थे, IADP, IAAP। ये इम्पोर्टेंट है, अरेंजमेंट में काम आता है। सॉरी। सो 1950s में स्टेग्नेशन हो गया, 1960s में आप वापस ड्रॉट वगैरह आ गए। ठीक है, और इसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ा फूड ग्रेन, जिसके ऊपर कहते भी हैं कि जब हम इंपोर्ट करते थे यूएसए से वीट, तो वो इतनी हल्की क्वालिटी का हमें वीट देते थे जो वो वहां पे एज अ फोडर के रूप में यूज करते थे। सो देन मिड 1960s में HYV आता है, जिसका लाभ इंडिया ने भी उठाया। और दिस इज इम्पोर्टेंट अगेन, कि जो वीट की वैरायटी थी वो मैक्सिको से आती थी, राइस की वैरायटी फिलीपींस से आती थी। और ठीक है, तो हमने इन सब चीजों का एडवांटेज लिया, एंड देन ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। सो ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, यहाँ यहाँ पे हुआ। और क्यों, मतलब ऐसा हमने करा क्यों था, हम चाहते तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया है भाई, हमें पता है इससे हमें फायदा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तब भी हमने ऐसा क्यों करा कि हमें जो थोड़े से कम डेवलप्ड रीजन थे, हमें पहले उसमें करना चाहिए था ग्रीन रेवोल्यूशन का, बिकॉज हमें उस टाइम फूड सिक्योरिटी चाहिए थी। हमने वो वाली स्टेट्स को पकड़ा जिसमें ऑलरेडी इरिगेशन अच्छा है, लैंड होल्डिंग का साइज अच्छा है। ठीक है, ताकि हमें फटाफट उसका आउटपुट मिल जाए। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये भी आपके दो फेजेस में हुआ था। फर्स्ट फेज में हमने ये जो स्टेट्स थे, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इसको में करा था। सेकेंड फेज में हमने बाकी स्टेट्स को करा था। बट सबसे ज्यादा आउटपुट हमने फर्स्ट फेज से पाया, ना कि सेकेंड फेज से। ठीक है, अच्छा आगे। ठीक है, ठीक है। हम्म। इसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। और बहुत सारे फिर हमारे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी खुलने लग गए, स्मॉल सिंग, जिसे हम MSME कहते हैं। वो सब चीजें भी स्टार्ट हो गई, चलो बहुत बढ़िया। इसकी वजह से जो हमारी कंट्री है वो सेल्फ रिलायंट हो गई फूड प्रोडक्शन में। और इसमें लिखा हो ना कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो पहले बस इरिगेटेड एरियाज तक ही कन्फाइंड था, जिसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटी आ गई थी।
in the agricultural development in the country till 1970s. उसके बाद 1970s के बाद टेक्नोलॉजी ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी गई, लेकिन उसका इतना फायदा नहीं हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लानिंग कमीशन, मतलब इतना ही है इसमें, इतना बहुत ऐसे कोई हाई फाई चीजें नहीं बोली नहीं गई है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, नीति आयोग। ठीक है। और पेज अटेंडेंस द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर रेनफेड एरियाज 1980s। इट इनिशिएटेड एग्रोक्लाइमेटिक प्लानिंग इन 1988 टू इंड्यूस रीजनली बैलेंस। ठीक है, गुड। इसमें इतनी चीजें हैं नहीं इसे डिस्कस करने के लिए। इसका बस ये जो डेट्स है ना, कि देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। 1947 में आजादी हुई, उसके टाइम क्या क्या हालत थी वी नो। उसके बाद फिर हम फूड सिक्योरिटी में लग गए थे, तो हमने तीन चीजें करी। हमने कैश क्रॉप को फूड क्रॉप में कन्वर्ट कर दिया, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ा दिया, जो भी कल्चरेबल वेस्टलैंड वगैरह थी उसको भी हम लोग कल्टीवेशन में लेके आ गए, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ी। लेकिन 1950s में आया तो वापस स्टेगनेंट हो गई। उसके बाद फिर हमने, जिसके कारण हमने दो प्रोग्राम लेके आए, IAAP। ठीक है, तो ये हो गया। हम कहाँ पे थे? तो 1950s में IAAP और IADP इंट्रोड्यूस हुए। फिर 1960s में हमने देखा, क्योंकि 1960s में ड्रॉट वगैरह हो गए थे, जिसके कारण जो भी हमने प्रोग्राम इनिशिएट करे थे शायद से फेल हो गए थे। फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ा फूड को। ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ा हमें फूड को। फिर उसके बाद 1970s सॉर्ट ऑफ में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर 1980s में प्लानिंग कमीशन ने ये वाला जो रीजनली बैलेंस, क्योंकि हमने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा यू नो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रीजन टू रीजन में। फिर हमने एक रीजनली बैलेंस प्रोग्राम हम यहाँ पे इनिशिएट करा। और हमने फिर क्या करा, फिर 1990s में हमारी ये लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी इनिशिएट हो गई। तो ये था आपका पूरा का पूरा। मेरा मेरा कैमरा बंद हो गया क्या? कैमरा, तुम कहीं जाना मत। ठीक है, तो ये था आपका, पूरा का पूरा टाइमलाइन, जिसमें आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, is to make agriculture more productive, sustainable, remunerative, climate resilient by promoting location-specific integrated composite farming systems and to conserve natural resources through appropriate soil and moisture conservation measures. The government has been promoting organic farming in the country through the scheme of ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, परंपरागत कृषि विकास योजना एंड राष्ट्रीय विकास योजना। ये दोनों स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, अब इसमें बोला गया है कि हमारी जो एग्रीकल्चरल आउटपुट और टेक्नोलॉजी है वो कैसे 50 सालों में उसका ग्रोथ हमें देखने को मिला है। राइस और वीट के प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और जो आपके शुगर केन है, ऑयल सीड्स है, कॉटन है, सॉरी, जो आपके शुगर केन है, ऑयल सीड्स है, कॉटन है, ये भी इंक्रीज हुए हैं। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा अच्छा एग्रीकल्चरल आउटपुट में एनहांस हुआ है। ठीक है, और हाँ, नेट इरिगेटेड एरिया, ये भी इंक्रीज हुआ, मतलब कौन कौन से एरिया में इरिगेशन पहुंच गया। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा अच्छे से, हाँ अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये जो फर्टिलाइजर्स का इंक्रीज है वो 15 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, सिंस मिड 1960s। ठीक है, since the high yielding varieties are highly susceptible to the use of
मतलब पेस्टिसाइड्स का यूज भी बढ़ चुके हैं और फर्टिलाइजर्स का भी। 1960s में याद करो कि हम फूड को बहुत ज्यादा इम्पोर्ट कर रहे थे, सो वी वर नीडिंग सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। एक फार्मर पोर्टल ऑफ इंडिया है जिसमें मतलब अब तो ऐप वगैरह भी आ गया है, और मतलब एक टाइम के ऊपर कुछ कृषि वाला कुछ चैनल भी कुछ आता था, जिसमें वो लोग बताते थे कि क्रॉप्स को आपको ना कैसे स्टोर करना है वगैरह वगैरह। और ये जो फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया, इसमें फार्मर्स का इंश्योरेंस, उनका जो भी बीमा वगैरह होता है, ये सब चीजें भी अब स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है। और क्या है, और इसमें कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर तो बहुत आसान टॉपिक है। डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मॉनसून, अभी भी चाहे हम कितना भी वो वाली चीज देख लें कि मतलब भाई हमारे पास ये है वो है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो एरियाज हैं वो मॉनसून के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो आपका ये डेटा है ये इम्पोर्टेंट है कि इरिगेशन बस 33% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया को ही कवर करता है, बाकी सब कुछ मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है। बाकी ये वाला इम्पोर्टेंट है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में 2006 और 2016 में जो फ्लैश फ्लड्स आए थे, ये वाली आपकी लाइन आ सकती है। लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी इसलिए भी है क्योंकि लैंड होल्डिंग साइज छोटा है और इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं, तो जो भी ये पर हेक्टर आउटपुट होता है राइस, वीट, कॉटन, ऑयल सीड्स का, वो यूएसए, रशिया, जापान से काफी कम है। पॉपुलेशन में तो यहाँ बहुत ज्यादा है ना। कंस्ट्रेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंडेप्टनेस, इतनी जल्दी लोन वगैरह नहीं मिलता। अभी तो वैसे हालात काफी ठीक हो चुके हैं जब से ग्रामीण बैंक वगैरह आए हैं, लेकिन तब भी इतनी जल्दी लोन वगैरह नहीं मिलता है। बहुत सारे ना वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे करने पड़ते हैं। और अभी भी कुछ कुछ क्योंकि लाइक कुछ कुछ जगह पे लोग अभी भी ये जो इनफॉर्मल बैंक्स होते हैं ना, जैसे कि ये जो आपके होते हैं मनी लेंडर्स वगैरह, इनसे पैसे लेते हैं। ठीक है। लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स है। पहले भी हमारे यहाँ पे महलवारी, रोयतवारी, लाइक रैयतवारी जमींदारी सिस्टम चलता था, जिसकी वजह से जो स्मॉल फार्मर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो जाते थे। और ये जो रिफॉर्म्स है ये इम्प्लीमेंट हुए हैं, बट अभी भी इसमें जो ये पॉलिटिकल विल का जो करप्शन है, जो ऑन ग्राउंड डिस्पैरिटी है, उसकी वजह से ढंग से इम्प्लीमेंट हुए नहीं है, और ये सब चीजें अभी तक चलती हैं। स्मॉल फार्म साइज, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने देख ही लिया है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है ना। और मतलब एक फैमिली एक लिविंग स्टैंडर्ड भी नहीं बढ़ पाता है। ठीक है। लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन, अभी भी जो हमारा देश है वो मोस्टली सबसिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर ज्यादा चल रहा है, मतलब बस अपनी नेसेसिटी हो गई, पूरी करो, खत्म कहानी। और इतना मॉडर्नाइजेशन कमर्शलाइजेशन है नहीं। वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट, अच्छा देखो एक होता है, अच्छा ये छोड़ो, इसे कहीं बाद में कवर करेंगे। वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट, हमें पता है कि ये जो फार्मिंग का जो ये ऑक्यूपेशन होता है बहुत सीजनल होता है। 5 से 8 महीने बीच में फिर आपके पास कुछ काम ही नहीं होता, फिर आप क्या करोगे, है ना। डिग्रेडेशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड, कल्टीवेबल लैंड क्या होता है, जिसमें तीनों आते हैं, फैलो भी आता है, अदर देन फैलो भी आता है, कल्चरेबल भी आता है। इसे क्या होता है, कल्चरेबल भी आता है। ठीक है। सो one of the serious problem that arises out of faulty strategy of irrigation and agriculture development is the degradation of land resources। मान लो कहीं पे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो ही जा रहा है, तो वहां पे फिर क्या होता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है, और जो भी होता है ये जो एल्कनाइन वगैरह हो जाता है आपकी सॉइल। ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स की वजह से भी टॉक्सिक अमाउंट्स इकट्ठे हो जाते हैं सॉइल में, और तो इसमें इतना ऐसे कुछ है नहीं। ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ आपके पॉइंट्स थे। ये वाला पॉइंटर वैसे तो बोर्ड्स के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बट आई गेस सीयूटी में भी आ जाएगा। इसी के साथ आज का चैप्टर खत्म होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे। आई विल सी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेकर आना है आप लोगों को। ठीक है। चलो, और ये मेहनत के ग्राफ को याद रखना, अभी मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो आउटकम आ ही जाएगा, है ना।
चलो, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।